हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम करेंगे गैसेस स्टेट का आइडियल एंड रियल गैस का रिवीजन। तो फास्टली देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। मेनली जो क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं, एक तो गैसेस लॉज से बनता है, डिफ्यूजन से बनता है, केटीजी से बनता है, मीन्स थोड़ा सा इडियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है, एंड देन फिर रियल गैस है। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। तो यहाँ पे फटाफट हम रिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैसेस लॉज की बात करते हैं। तो गैसेस लॉज में फर्स्ट में बात करते हैं बॉयस लॉ की। तो बॉयस लॉ ने हमें क्या बताया था कि यहाँ पर अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम के प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्होंने क्या बताया, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड P इक्वल टू K अपॉन V। तो PV प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पर, K यानी कांस्टेंट के बराबर होता है। दो डिफरेंट कंडीशन में सिमिलर टेम्परेचर पे दो डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम पे हम बात करें तो P1 प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, P2 V2 प्रोडक्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, P को आप क्या लिख सकते हैं, P इंटू V को आप क्या लिख सकते हैं, K के बराबर। या हम बात करें P इक्वल टू, अच्छा पहले हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें। ग्राफ क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह का इनवर्स रिलेशन मिलता है, राइट। अगर प्रेशर और वॉल्यूम को आप यहाँ पर प्रेशर का 1/v के साथ ग्राफ देखें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको मिलेगा। P क्या है यहाँ पर, K/v के बराबर। लॉग ले लें बोथ साइड तो क्या होगा, log P इक्वल टू log K प्लस log 1/v। तो अगर आप log P और log 1/v के बीच में ग्राफ लें, log P एंड log 1/v के बीच में, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा जहाँ पे इंटरसेप्ट किसका होगा, किसके बराबर होगा, log K के बराबर। अगर हम K की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर K किसके बराबर होगा, nRT के बराबर, राइट। ये हम आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे log K का वैल्यू कितना होगा, log nRT के बराबर, राइट। इसी को अगर हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें log P का log V के साथ, तो अगर यहाँ पे log V लेना तो V को ऊपर लाना पड़ेगा, -1 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, log K माइनस log V। तो कुछ इस तरह का आपको नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक और हम ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पर इस तरह का, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 एंड T3। तो T1 T2 और T3 के बीच में अगर रिलेशन लेना है तो किसी एक चीज को आप कांस्टेंट कर दीजिए, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ पे जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आप T1 टेम्परेचर पर प्रेशर P1, T2 पर प्रेशर P2 एंड T3 पर प्रेशर P3 लें तो कंपेरिजन आप कर सकते हैं। P3 का वैल्यू T2 P2 से और P2 का वैल्यू P1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर T3 का वैल्यू T2 से और T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा होगा। सिमिलर ऐसा ग्राफ आप यहाँ पर ले सकते हैं, प्रेशर एंड 1/v का ग्राफ एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 एंड T3। तो यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए अगर आप कंपेयर करें तो 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे 3 डिफरेंट प्रेशर P1 P2 एंड P3 अगर कंपेयर करें, P1 का वैल्यू P2 से और P2 का वैल्यू P3 से ज्यादा है, तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा, T1 का वैल्यू T2 से एंड T2 का वैल्यू T3 से ज्यादा होगा। तो ये सिंपल क्या है, बॉयस लॉ का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट सेकंड चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स में क्या था, यहाँ पे चार्ल्स ने क्या बताया, प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर हम प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V/T क्या होगा यहाँ पे, K के बराबर नहीं, कांस्टेंट। तो V/T का वैल्यू किसके बराबर, nR/P के बराबर होगा, यानी nR/P क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो दो डिफरेंट कंडीशन के लिए V1 और T1 का रेशियो क्या होगा, V2 एंड T2 के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर ग्राफ की बात करें तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको यहाँ पर मिलेगी। वॉल्यूम और 1/T का भी ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको इनवर्स रिलेशनशिप मिलेगी, ठीक है। सेकेंड हम क्या करें, यहाँ पे V को क्या लिख सकते हैं, K/T। सो अगर log ले लें, log V किसके बराबर, log K प्लस log T के बराबर। सो अगर हम log V एंड log T का ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे log K क्या होगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। यही ग्राफ हम किसके बीच में देख सकते हैं, log V इक्वल टू log K माइनस log
1/T भी इसको लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे log v एंड log 1/T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। इसमें स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे log k के बराबर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ 3 डिफरेंट प्रेशर पे ड्रॉ करें तो P1, P2 एंड P3, तो अगर P1, P2 और P3 के बीच में रिलेशन निकालना है तो किसी एक चीज को कांस्टेंट कर दीजिए। सपोज हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम को कंपेयर कीजिए, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए वॉल्यूम किसका ज्यादा है, यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो V1 का वैल्यू V2 से और V2 का वैल्यू V3 से ज्यादा है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे P1 P2 से और P2 का वैल्यू P3 से कम होगा। ठीक है, तो सिमिलर टेम्परेचर पे अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर को कंपेयर करें तो क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। आप चाहें तो यहाँ पे वॉल्यूम और 1/T के बीच में भी रिलेशन देख सकते हैं। अगर 3 डिफरेंट प्रेशर पर P1, P2 और P3 पे हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो आपको P1, P2, P3 के बीच में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट करते हुए कंपेयर कीजिए, P1 प्रेशर पे वॉल्यूम V1, P2 पे V2 है, P3 पे V3। तो अगर V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा है और V2 का वैल्यू V3 से ज्यादा है तो जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम। तो P1 का वैल्यू P2 से और P2 का वैल्यू P3 से कम होगा। तो ये किसका रिलेशन है यहाँ पर, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट गैल-ल्यूसेक लॉ की बात करें तो गैल-ल्यूसेक लॉ में क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट पे बात की थी कि अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए गैस का टेंपरेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टेंपरेचर प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं वो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए, इनमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सब में फिक्स है। तो इसमें फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो P/T की बात करें तो किसके बराबर, K के बराबर, यानी ये क्या होगा, कांस्टेंट, यानी NR/V के इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, दो डिफरेंट कंडीशन में P1/T1 किसके बराबर, P2/T2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो प्रेशर और टेम्परेचर बीच में रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर प्रेशर और 1/T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। यहाँ पे हम प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंट वॉल्यूम पर अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सपोज ये ग्राफ आपको मिल रहा है V1, V2 और V3 वॉल्यूम पर। तो आप यहाँ पे अगर कंपेयर करना चाहते हैं V1, V2, V3 के बीच में क्या रिलेशन है तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए हम कंपेयर कर सकते हैं। P1 प्रेशर पे वॉल्यूम V1, P2 प्रेशर पे वॉल्यूम V3 एंड P3 प्रेशर पे वॉल्यूम P3। तो P1 का वैल्यू P2 से ज्यादा है और P2 का वैल्यू P3 से कम है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर तो प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो P1 ज्यादा है तो V1 कम होगा, देन V3 सबसे ज्यादा होगा। सिमिलर ये रिलेशन आप किसके बीच में, प्रेशर और 1/T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का रिलेशन मिला आपको, किस पर, V1, V2 और V3 वॉल्यूम पर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए आप इनके प्रेशर को कंपेयर कर लीजिए। तो प्रेशर क्या है, P1, P2, P3। तो कंपेयर कर सकते हैं P1 P2 से ज्यादा है एंड P2 P3 से ज्यादा है। तो जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, कम। V1 V2 से और V2 V3 से कम हो जाएगा। अगर यही बात हम करें यहाँ पे इनके लिए P=K×T, log ले लें, log P किसके बराबर होगा, log K प्लस log T के इक्वल। सो log P एंड log T का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेक्ट log K। ठीक है, यही ग्राफ अगर हम बात करें log P इक्वल टू log K माइनस log 1/T। तो log P का ग्राफ क्या होगा यहाँ पर, log 1/T के साथ इस तरह का नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ मिल जाएगा विद इंटरसेप्ट log K। ठीक है, नेक्स्ट बात है एसटीपी कंडीशन क्या होती है कि अगर आप आइडियल गैस की बात करें तो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट टेंपरेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 180 atm वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। तो अगर यहाँ पे मोल्स 1 मोल है तो यहाँ पर एट एसटीपी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, एसटीपी पर 22.4 लीटर, राइट। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें एवो, तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगा क्या होता है, पीवी इक्वल टू nRT। तो आप चाहें तो यहाँ से वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, nRT अपॉन
P से। n को 1 पुट कीजिएगा, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन, r को यहाँ पर 0.0821 पुट कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। होपफुली आपको r का वैल्यू पता होगा। r का वैल्यू क्या होता है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 25/3 भी यूज में लिया जा सकता है। 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, या फिर 1/12 एंड 1.98 जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन यूज में लेते हैं। कौन सा वैल्यू यूज में लेना है आर का, वो डिपेंड करता है प्रेशर का यूनिट क्या है यहाँ पर। तो अगर प्रेशर का यूनिट आपको एटीएम दे रखा है तो ये वाला वैल्यू यूज में लेना है, और अगर यहाँ पर प्रेशर एटीएम में होगा और वॉल्यूम किसमें, लीटर में, प्रेशर इन एटीएम एंड वॉल्यूम इन लीटर, तो आर का वैल्यू क्या यूज में लेंगे 0.0821। और प्रेशर अगर पास्कल में है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो आर का वैल्यू क्या होगा 8.31 आपको यूज में लेना है। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगा होपफुली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि अगर हम यहाँ पे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में हम यहाँ पे कांस्टेंट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात करें, अगर आप प्रेशर सेम रखते हुए टेम्परेचर सेम रखते हुए बात करेंगे तो यहाँ पर सिमिलर वॉल्यूम, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल्स के प्रोपोर्शनल, यानी वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एट सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर सिमिलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई सिमिलर मोल्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं सेम प्रेशर टेम्परेचर पे सिमिलर मोल्स सिमिलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, या ऐसा भी आपको स्टेटमेंट गिवन हो सकता है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे सिमिलर वॉल्यूम में सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स या सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट हमारे गैसेस लॉ के हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको at constant temperature if pressure increased by 1 degree Celsius the percentage decrease in volume is, तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए प्रेशर को 1% से इंक्रीज किया है तो आपको बताना है वॉल्यूम कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे PV इक्वल टू nRT की बात करें, कांस्टेंट टेम्परेचर है, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, यहाँ पे ये तीनों चीजें कांस्टेंट रखी हुई है, तो आप क्या बोलते हैं P1 V1 प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, P2 V2 प्रोडक्ट के बराबर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज बाय 1 डिग्री, तो इनिशियल प्रेशर को हम क्या ले लें, P ले लें, इनिशियल वॉल्यूम को हम क्या ले लें, V ले लें, तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा 1% से बढ़ा दिया है तो P प्लस P का 1%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 101 P अपॉन 100 हो जाएगा। तो आपको बोलना है परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो P1 इक्वल टू P2 V2 के अकॉर्डिंग इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम V, फाइनल प्रेशर कितना है 101 P अपॉन 100 इनटू V2। तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, वॉल्यूम से सॉरी P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V2 कितना हो जाएगा 100 V अपॉन 101, राइट। तो पहले वॉल्यूम क्या था V था, अब कितना रह गया 100 V अपॉन 101, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, तो इनिशियल माइनस फाइनल V1 माइनस V2, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना तो ज्यादा में से कम को माइनस कीजिए, तो V माइनस 100 V अपॉन 101, तो कितना हो जाएगा V अपॉन 101। इतने से यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम V अपॉन 101 अपॉन V इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा आपको परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम 100 अपॉन 101 से ये वॉल्यूम चेंज हो गया होगा इतने परसेंट से। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल इजी कैलकुलेशन था। नेक्स्ट गिवन आपको if 20 centimeter cube gas at 1 atm is expanded to 50 centimeter cube at constant temperature then final pressure, तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो अगेन P1 V1 प्रोडक्ट आपको यूज में लेना है P2 V2 के बराबर। तो इनिशियल प्रेशर कितना है 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, फाइनल प्रेशर पूछा है, अगर फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो P2 आप निकालेंगे यहाँ पे कितना 20/50 यानी 2/5 में 0.4 कितना है atm, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट गिवन आपको इफ प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 2 लीटर ऑफ CO2 आर डबल्ड द वॉल्यूम ऑफ CO2 वुड बिकम, तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, अब
प्रेशर और टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, 2 लीटर CO2 का डबल है, तो और पूछा है वॉल्यूम, तो यहाँ पे प्रेशर भी चेंज कर दिया, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, वॉल्यूम भी चेंज कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं PV इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग, PV अपॉन T किसके बराबर, nR के बराबर, n कांस्टेंट R कांस्टेंट n वेरिएबल, मोल्स को वेरी नहीं किया है, तो हम क्या बोल देंगे P1 V1 अपॉन T2 किसके बराबर, P2 V2 अपॉन T2 के बराबर। तो क्या बोला है, प्रेशर एंड टेम्परेचर डबल कर दिया, तो इनिशियल प्रेशर को P मान लीजिए, इनिशियल टेम्परेचर को T मान लीजिए, इनिशियल वॉल्यूम को कितना 2 लीटर, तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा 2P, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 2T एंड फाइनल वॉल्यूम वो आपको बताना है। तो P1 P इंटू 2 लीटर अपॉन T इक्वल टू 2P इंटू V2 अपॉन 2T, राइट। तो T से T, P से P, 2 से 2, तो V2 कितना रहने वाला है 2 लीटर, मींस यहाँ पे वॉल्यूम में कोई वेरिएशन होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है A sample of gas occupy 100 ml at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 740 mm प्रेशर, तो आपको वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है। When its volume is changed to 80 ml, तो 100 ml से वॉल्यूम कितना कर दिया 80 कर दिया, प्रेशर कितना कर दिया 740 कर दिया, टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड बी, तो यहाँ पर वेरिएशन क्या क्या हुआ है देख लीजिए। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 100 ml, फाइनल वॉल्यूम कितना है 80 ml, इनिशियल प्रेशर कितना है 740 mmHg एंड फाइनल प्रेशर कितना है 740 mmHg, यानी प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर 27 मींस 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर कितना है वो पता करना है, तो टेम्परेचर आपको किस में बताना है डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे जो PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है वहां पे टेम्परेचर को आपको केल्विन में ही पुट करना होता है। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा V1 अपॉन T1 किसके बराबर V2 अपॉन T2 के बराबर होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम 100, इनिशियल टेम्परेचर 300 इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम 80 अपॉन फाइनल टेम्परेचर। अच्छा ये यूनिट का ध्यान रखें, यहाँ पे यूनिट ये ml में है तो इधर भी ml में ही पुट करना है। अगर आप लीटर में चेंज करेंगे इधर 1000 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 1000 से डिवाइड करना है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं इस तरीके से, तो वहां पे यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना है, ये बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। तो T2 कितना हो जाएगा 240 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 माइनस 273 मींस माइनस कितना हो रहा है 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है आपको प्री वेटेड वेसल, यानी वेसल का वेट पहले से निकाला हुआ है, was filled with oxygen at STP and weighted। तो एक वेसल लिया है जिसका मास आपको पता है, उसमें आपने ऑक्सीजन फिल किया और फिर से उसका वेट किया। इट वाज देन इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड मींस आपने उसको क्या कर दिया वैक्यूम कर दिया, filled with SO2 at same temperature and pressure and again weighted, the weight of oxygen will be। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि एक जो जिस वेसल को आपने पहले ऑक्सीजन से फिल किया था उसी वेसल को फिर बाद में आपने किससे फिल कर दिया है SO2 से फिल कर दिया है, ठीक है। यानी आपने वॉल्यूम दोनों में सिमिलर रखा है, तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस यहाँ पे लगाना है, सिमिलर वॉल्यूम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर तो सिमिलर मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स दोनों के क्या होंगे सिमिलर होंगे, तो हम क्या बोलेंगे मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2, इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो and weighted again the weight of oxygen would be, तो यहाँ पर क्या किया है कि अगर वेट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर WO2 है और इसका मोलर मास कितना 32 एंड वेट ऑफ SO2 यहाँ पर WSO2 है मोलर मास कितना 64, तो हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो मास ऑफ O2 रहा होगा वो SO2 के मास का क्या रहा होगा हाफ रहा होगा। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है, तो कौन सा रहेगा द वेट ऑफ ऑक्सीजन वुड बी हाफ ऑफ दैट ऑफ SO2, ठीक है। नेक्स्ट गिवन आपको the pressure and temperature of 4 decimeter cube of carbon dioxide gas are double, then volume of carbon dioxide gas would be, तो प्रेशर डबल कर दिया है टेम्परेचर डबल कर दिया है, तो वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब से कितना हुआ होगा, तो यहाँ पे अगेन P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर P2 V2 अपॉन T2 के इक्वल आपको करना है। तो इनिशियली प्रेशर P था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 4 डेसीमीटर क्यूब यानी 4 लीटर, इनिशियल टेम्परेचर T था, प्रेशर को भी डबल कर दिया है 2P, टेम्परेचर को भी डबल कर दिया है 2T, तो यहाँ पे T से T, P से P, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V2 क्या होगा 4 लीटर ही रहने वाला है, वॉल्यूम में कोई वेरिएशन होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट गिवन आपको 2 मोल ऑफ एन
ideal gas at 546 Kelvin occupy a volume of 44.8 लीटर, द प्रेशर मस्ट बी। तो आपको यहाँ पे प्रेशर बताना है, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपको गिवन है। तो PV इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग प्रेशर कितना होगा nRT अपॉन P। ठीक है, तो n कितना है 2 है, R का वैल्यू कितना 0.0821। क्यों? ताकि आप बिकॉज आपको प्रेशर किसमें चाहिए 18 में चाहिए, इसलिए R का वैल्यू 0.0821 पुट कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना है 546 केल्विन अपॉन वॉल्यूम कितना है 44.8 लीटर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है यहाँ पे STP पर एक मोल का वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा nRT अपॉन PC आप कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे n1 था 0.0821, टेम्परेचर कितना है 273 अपॉन 1, यही कैलकुलेशन करते हैं ना। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, 2 इंटू 0.0821 इंटू 273 इंटू 2, 546 को 273 इंटू 2 ले सकते हैं अपॉन 44.8। तो यहाँ पे 0.0821 इंटू 273 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है 22.4 लीटर के बराबर। ये आप समझ पाएंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 22.4 इंटू 2 अपॉन 44.8। तो ये 22.4 से 44.8 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बचेगा, जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 2 atm के इक्वल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन ने हमें क्या बताया था कि गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है। इन्होंने बताया कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर आपको मिक्सचर ऑफ गैस दे रखा है तो वहां पे गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू P टोटल। तो कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। ये हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर, उसमें 3 गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो ये नॉन रिएक्टिंग गैस है, तो ये हम किसके लिए बात करें नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए ही बात कर रहे हैं। तो इसके मोल्स यहाँ पे N1 N2 और N3 मोल्स है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर निकालना चाहेंगे हीलियम का तो P1 किसके बराबर N1 RT अपॉन जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो क्या है V होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नियोन का प्रेशर निकालना चाहें तो P2 क्या होगा N2 RT अपॉन V के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे आर्गन का प्रेशर निकालना चाहूँ तो P3 किसके बराबर होगा N3 RT अपॉन V के बराबर होगा। अगर मैं P टोटल की बात करूं तो P टोटल किसके बराबर होगा, तीनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर, P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगा। राइट, तो अगर हम तीनों का सम कर दें तो तीनों का सम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर, तीनों का सम कीजिए क्या होगा, P1 क्या होगा N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V। तो तीनों का सम क्या होगा N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT अपॉन V। तो ये क्या मिल जाएगा P टोटल मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे P1 N1 RT अपॉन V, P2 N2 RT अपॉन V, P3 N3 RT अपॉन V और टोटल प्रेशर क्या होगा N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT अपॉन V। तो अगर हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर का रेशियो लें तो P1 अपॉन P टोटल क्या इसके बराबर होगा N1 अपॉन N2 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3। तो यहाँ पे RT अपॉन V से RT अपॉन V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोल्स अपॉन टोटल मोल को आप क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो P1 किसके बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू P टोटल, P2 किसके बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस इनटू P टोटल एंड P3 किसके बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड गैस इनटू P टोटल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर गैस के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट देख लें, डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकाला जा सकता है, तो डेंसिटी का होपफुली आपको फॉर्मूला पता होगा कैसे निकालते हैं PmW अपॉन RT। ये फॉर्मूला हम डेंसिटी की कैलकुलेशन, गैस की डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए यूज में लेते हैं। एक देख लें क्वेश्चन, गिवन आपको अ गैसेस मिक्सचर कंटेन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन। द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 720 mm ऑफ Hg, द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। तो CH4 आपको गिवन है कितना है 16 ग्राम, 16 ग्राम मींस 1 मोल। सेकंड आपको गिवन है N2 कितना है 56 ग्राम, 56 ग्राम मींस कितना है 2 मोल एंड CO2 गिवन है आपको 44 ग्राम, 44 ग्राम मींस 1 मोल। ठीक है, तो आपको पूछा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, ये क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इनटू P टोटल के बराबर। मोल फ्रैक्शन CH4 क्या होगा मोल्स अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या होगा यहाँ पे 4 इंटू
प्रेशर कितना दे रखा है आपको 720, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 mm ऑफ Hg आपको क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर बोला गया है इक्वल वेट ऑफ टू गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 4 and 40 आर मिक्स्ड। तो मास क्या है यहाँ पे W1 W और W2 भी क्या है W, इक्वल वेट लिया है, मोलर मास क्या है 4 एंड सेकंड का क्या है 40 आर मिक्स्ड, द प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 1.1, टोटल प्रेशर आपको गिवन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटर गैस, अब लाइटर गैस कौन होगा जिसका मोलर मास यहाँ पे कम है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इनटू पी टोटल, तो गैस 1 का मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू पी टोटल, तो n1 क्या होगा W अपॉन 4 अपॉन W अपॉन 4 प्लस W अपॉन 40 इंटू 1.1, तो W से W सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/40 इंटू 1.1, तो कैलकुलेट कीजिए तो क्या होगा, एलसीएम ले लें यहाँ पे कितना होगा 40 कितना होगा ये 4 10 प्लस 1 1/4 इंटू 1.1, तो ये 40 क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचेगा ये 10/11 इंटू 1.1, तो पार्शियल प्रेशर आपको कितना मिल जाएगा, ये कितना मिल रहा है ये 180 m के बराबर, तो पार्शियल प्रेशर गैस का कितना हो जाएगा 180 m के इक्वल, राइट। नेक्स्ट गिवन आपको इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैस व्हिच डू नॉट रिएक्ट टुगेदर आर एनक्लोज्ड इन सेपरेट वेसल, देयर प्रेशर एट 100 are 100 and 400 mmHg respectively. If two vessels are joined together, then what will be the pressure of the resulting mixture? तो आपको रिजल्टिंग मिक्सचर का प्रेशर निकालना है टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हुए। तो यहाँ पे दो कंटेनर थे, बोला है इक्वल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V था, इसका भी वॉल्यूम V था। टू गैस व्हिच डू नॉट रिएक्ट टुगेदर, दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सेपरेट वेसल में भरा हुआ है, देयर प्रेशर, इसका प्रेशर P1 था 100 mm ऑफ Hg एंड इसका प्रेशर कितना 400 mm ऑफ Hg, ठीक है। इफ द टू वेसल आर जॉइन टुगेदर, अब दोनों क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ज्वाइन कर दिया और पूछा गया है वो देन व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो ज्वाइन करने के बाद रिजल्टिंग मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा कि दोनों गैस आपस में लीक नहीं कर रही है, इधर प्रेशर P1 था, इधर प्रेशर P2 था, जब दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो वॉल्यूम V1 से कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम 2V हो जाएगा, तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो गया तो प्रेशर तो यहाँ पे डेफिनेटली चेंज होने वाला है, ठीक है। तो फाइनल प्रेशर यहाँ पर क्या होगा वो आपको देखना है। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा, दोनों रिएक्ट नहीं कर रही हैं तो इट मींस इनके टोटल मोल्स क्या रहेंगे, जितने इनिशियल थे उतने ही फाइनल रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल टोटल मोल इक्वल टू फाइनल टोटल मोल। तो इसके इनिशियल मोल्स को हम n1 ले लेते हैं, इसके इनिशियल मोल्स को n2 ले लेते हैं, तो n1 किसके बराबर P1 इंटू V अपॉन RT और एक किसके बराबर P2V अपॉन RT के बराबर। तो इनिशियल प्रेशर क्या होगा 100 इंटू वॉल्यूम कितना V, mmHg को आप चाहें तो किसमें चेंज कर दें, ATM में 760 से डिवाइड करके इंटू RT, और ये कितना होगा P2 कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये P2 400 अपॉन 760 इंटू V अपॉन RT। तो N1 पता है आपको, N2 पता है, तो यहाँ पे N1 प्लस N2 किसके बराबर, N फाइनल के बराबर। तो N1 प्लस N2 कितना होगा, दोनों का एडिशन कीजिए 100V अपॉन 760 RT प्लस 400V अपॉन 760 RT इक्वल टू P फाइनल इंटू 2V अपॉन RT। तो RT से RT कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा ये यहाँ पर 500V अपॉन 760 तो RT तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा P फाइनल इंटू 2V, एक V से एक V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रेशर कितना मिल जाएगा यहाँ पर P फाइनल 250 अपॉन 760 ATM। अगर mmHg में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 250 mm। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या है, गैस का डिफ्यूजन कब तक होता है। अगर हम सिंपली बात करें तो गैस का डिफ्यूजन, यहाँ पर गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। अगर हम गैस के रिस्पेक्ट में बात करें तो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल
प्रेशर की तरफ जो गैस का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी हम किसी पर्टिकुलर गैस के डिफ्यूजन की बात करेंगे तो उसी के पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। तो गैस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। कब तक मूव करेगी कि जहां पे वो मूव कर रही है तो दोनों जगह उसका पार्शियल प्रेशर इक्वल ना हो जाए। जब तक दो लोकेशन पे उसका पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता तब तक गैस का यहाँ पर डिफ्यूजन होता रहता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन की हम कैलकुलेशन करते हैं। हमें यहाँ पे डिफ्यूजन के एक्चुअल रेट तो हम कैलकुलेट नहीं करते, बट एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का डिफ्यूजन कंपेयर करते हैं, उसका रेट कंपेयर करते हैं। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, गैस के मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या वेपर डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या डेंसिटी के गैस की डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप और किस किस टर्म में बता सकते हैं कि सपोज गैस का यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है किसी कंटेनर के अंदर गैस, अच्छा अगर यहाँ पे गैस किसी ओरिफाइस से बाहर की तरफ कंटेनर से बाहर जा रही है तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, और हाई प्रेशर से वैक्यूम की तरफ आ रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, किसी कंटेनर के अंदर आ रही हो, राइट, किसी वेसल के अंदर आ रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। हालांकि डिफ्यूजन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, हमें वहां पे उसको कंफ्यूज होना नहीं है, यहाँ पे दोनों में कॉन्सेप्ट हमें सिमिलर लगना है। तो अगर सपोज कोई गैस किसी कंटेनर के अंदर मूव कर रही है या किसी कंटेनर के अंदर x डिस्टेंस से x डिस्टेंस कवर कर रही है तो गैस ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया वो भी क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप dx/dt की टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिस्टेंस traveled by gas upon time taken, ठीक है। इसके अलावा आप dv out upon dt की टर्म में भी रेट ऑफ डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी कंटेनर से गैस का कितना वॉल्यूम कितने टाइम में बाहर निकला उसे भी आप क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन की रेट की टर्म में बता सकते हैं। तो वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, राइट, या फिर आपको dp अपॉन dt की टर्म में बता सकते हैं कि गैस का कितना प्रेशर कितने टाइम में ड्रॉप हो गया, तो प्रेशर ड्रॉप्ड अपॉन टाइम टेकन, तो इसको भी आप क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन की टर्म में देख सकते हैं। या फिर dn out अपॉन dt, गैस के कितने मोल्स कितने टाइम में डिफ्यूज हो गए उसकी भी आप क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन की टर्म में बोल सकते हैं। तो मोल्स डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो इन चार तरीकों से आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे हमने डिफ्यूजन का फॉर्मूला लिया है या रिलेशन लिया है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हम कब ले रहे हैं, दो गैस के बीच में, इससे कंपेयर कब करेंगे, जब दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर सिमिलर हो, टेम्परेचर सिमिलर हो। तो ये किस कंडीशन में, सेम पार्शियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। अब अगर पार्शियल प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंट है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या लेते हैं, Pa अपॉन रूट Tm से कंपेयर करते हैं। P क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, A क्या है, जिस भी ओरिफाइस जिस भी होल से गैस का डिफ्यूजन हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, T क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, और M क्या होगा, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन हो कि डिफरेंट गैस का पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट हो, तो पार्शियल प्रेशर आपको डिफरेंट यहाँ पर पुट करना होगा। बट बहुत सी बार क्वेश्चन में आपको पार्शियल प्रेशर का इंफॉर्मेशन ना देखे उनके मोल्स का इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता है। कैसे, सपोज एक कंटेनर में यहाँ पर 2 मोल ऑफ हीलियम है और दूसरे कंटेनर में यहाँ पर 6 मोल ऑफ नियोन है, तो दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है, राइट। तो यहाँ पे आप मोल्स की टर्म में पुट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप P को क्या nRT अपॉन V इंटू A अपॉन रूट Tm भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मोल्स की टर्म में ना देके मास की टर्म में दे दे तो मोल्स को मास बाय मोलर मास भी पुट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, मास बाय मोलर मास इनटू RT अपॉन V इनटू A अपॉन रूट Tm, राइट। तो यहाँ पे जनरली टेम्परेचर R, A और V में कोई वेरिएशन गिवन नहीं होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में भी कोई वेरिएशन गिवन नहीं होता है, तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या ले लेंगे, मास अपॉन मोलर मास की पावर 1, मोलर मास की पावर हाफ, मोलर मास की पावर 3/2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए डिफ्यूजन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको इफ 4 ग्राम ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू अ वेरी नैरो होल
हाउ मच हाइड्रोजन वुड हैव डिफ्यूज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो 4 ग्राम ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है, तो आपको बताना है यहाँ पे कितना ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पर डिफ्यूज होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको किसकी टर्म में आप देखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है कि कितना ग्राम डिफ्यूजन यहाँ पे, कितना ग्राम गैस यहाँ पे डिफ्यूज हुआ, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप क्या ले सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, dn आउट अपॉन dt, कितने मोल्स डिफ्यूज हुए कितने टाइम में उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो मोल्स डिफ्यूज को आप क्या ले सकते हैं, w आउट अपॉन mw। तो कितना मास डिफ्यूज हुआ अपॉन मोलर मास अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस, राइट। तो अब यहां से कंपेयर कीजिए, क्या बोला है 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के लिए टाइम का वेरिएशन है क्या, नहीं है, तो आप टाइम को यहां से हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, w आउट अपॉन mw। तो w कितना है यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो w अपॉन mw ऑफ O2 अपॉन w अपॉन mw ऑफ H2 इक्वल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। तो यहाँ से कितना मास ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज हुआ होगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कितना मास ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ, 4 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 32 अपॉन कितना ग्राम हाइड्रोजन डिफ्यूज हुआ वो आपको बताना है, मोलर मास कितना होता है 2 इक्वल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ H2 2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2 कितना 32। तो 1/16 कितना हुआ 4, रूट ले लेंगे तो 4, तो ये कितना हुआ 1/8 इंटू 2 पर चला जाएगा, 2 बाय मास ऑफ H2 इक्वल टू 1/4। तो मास ऑफ H2 यहां से आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पे 2 टाइम्स 1 ग्राम हाइड्रोजन का यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ होगा। नेक्स्ट गिवन है आपको द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस व्हिच डिफ्यूज थ्रू अ पोरस प्लग एट 1/6 of the speed of hydrogen under identical condition। 1/6 स्पीड मींस रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/6 है। तो द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, तो गैस का मोलिकुलर वेट आपको बताना है which diffuse। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 का 1/6 है। 1/6 स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा यहाँ पर, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, राइट। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या है, हाइड्रोजन का 1/6 से, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इनटू H2 अपॉन 6 इनटू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, राइट। तो कैंसिल आउट कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 इनटू 2 कितना होगा, मोलर मास ऑफ गैस कितना मिल जाएगा आपको 72 ग्राम पर मोल, राइट। तो कौन सा आंसर सही होगा, आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन आपको द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 O2 एंड CH4। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है यहाँ पर, रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलर मास के इनवर्सली रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 इज टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इज टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4। क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन रूट ऑफ मोलर मास ऑफ SO2, 1 अपॉन रूट ऑफ मोलर मास ऑफ O2, 1 अपॉन रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, बट आंसर इस टर्म में गिवन नहीं है। तो हम क्या करें, इसको पूरे को रूट 64 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो रूट 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 64 अपॉन 64 इज टू रूट 64 अपॉन 32 इज टू रूट 64 अपॉन 16। तो कितना होगा 1 इज टू रूट 2 इज टू 2, राइट। तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन आपको 50 ml of gas A diffused through a membrane in the same time as 40 ml of hydrogen of a gas under identical pressure temperature condition. If molecular weight of A is 64, then what would be the that of B? तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, जैसा हमने यहाँ पर मोलर मास मोल्स का मोलर मास के साथ किया है, सिमिलर वैसा ही कैलकुलेशन है, कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको आप क्या ले सकते हैं, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी ले सकते हैं, dV अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। तो कितना वॉल्यूम 50 ml डिफ्यूज हो रहा है, कितने टाइम में, सेम टाइम में। तो 50 यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ B, टाइम सिमिलर है तो पुट करने की जरूरत नहीं है, पुट करेंगे तो भी कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू मोलर मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ A। तो मोलर मास ऑफ A कितना वॉल्यूम है A का 50 ml ऑफ A
and 40 ml of B डिफ्यूज हो रहा है. If the molecular weight of A is 64, then molecular weight of B का molecular weight कितना होगा, राइट? तो कैलकुलेट करें, मोलर मास स्क्वायर कर दें, 25/16 इक्वल टू मोलर मास ऑफ B अपॉन कितना 64. तो ये कितना होगा, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ B आपको कितना मिल जाएगा, 100 ग्राम पर मोल. ठीक है. नेक्स्ट गिवन आपको द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 0.09 एंड 1.44 ग्राम पर ml पर लीटर रिस्पेक्टिवली. इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 1 देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे आपको अब डेंसिटी की टर्म में कैलकुलेट करने को बोला गया है. तो हम क्या बोलते हैं, रेट क्या होगा यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ डेंसिटी. तो बोला गया है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डेंसिटी ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2. ठीक है. तो पुट कर दीजिए, बोला है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 1 देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 पूछा गया है. तो रेट ऑफ डेंसिटी ऑफ O2 कितना गिवन है आपको यहाँ पे 1.44 अपॉन हाइड्रोजन का कितना गिवन है 0.09. तो डेसिमल से पॉइंट से पॉइंट डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट 144 अपॉन 9. तो 44 का रूट कितना होगा, 144 का 12 अपॉन 3. तो 12 अपॉन 3 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर रेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा 3/12 यानी 1/4 मींस 0.25 आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 मिल जाएगा, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पोस्टुलेट्स की हम बात की, क्या पोस्टुलेट्स थे यहाँ पर कि जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल वो बहुत ही छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, आइडिकल होते हैं, राइट. तो सपोज ऑक्सीजन गैस का सैंपल है तो उसमें ऑक्सीजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल शेप के होंगे, आइडेंटिकल साइज के होंगे. दूसरा यहाँ पर हम बात करें कि जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है. अगर हम पूरे गैस के पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो जो गैस का प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, रैंडम मोशन की वजह से. गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, कंट्री के वॉल के साथ कोलाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रेशर के लिए रिस्पांसिबल होता है. नेक्स्ट जो यहाँ पे मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक नेचर का होता है. गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होते हैं. तो ये तो क्या है, आइडियल गैस के लिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करते हैं. हालांकि कोई गैस आइडियली होती ही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस की. वो किसके, PV इक्वल टू 1/3 mn u² बार के बराबर. u² बार क्या होता है, एवरेज या फिर बोल दीजिए मीन स्क्वायर स्पीड. कैसे निकाला जाता है, u1² प्लस u2² प्लस u3² un² अपॉन n. तो जितने भी मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए, उसका एवरेज ले लीजिए, वही क्या होगा, मीन स्क्वायर स्पीड. तो ये क्या होता है यहाँ पे, एक काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस होता है. अगर हम गैसेस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो किसके इक्वल, हाफ. जो स्मॉल m है क्या वो है एक मॉलिक्यूल का मास है, और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. जो काइनेटिक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की वो किसके बराबर, हाफ mu² बार के बराबर होगा, या फिर 3/2 लैम्डा t के बराबर, और लैम्डा का वैल्यू कितना 3/2 kT के इक्वल होता है. तो ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर मिलती है, राइट. काइनेटिक एनर्जी पर मोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, हाफ mu² बार इंटू Na, या फिर लैम्डा t इंटू Na, या फिर 3/2 kT इंटू Na, राइट. तो k की हम बात करें, k क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R अपॉन Na के बराबर. तो k इंटू Na को आप क्या पुट कर सकते हैं, R पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2 RT. तो ये क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मिल जाएगा. तो 1 मोल की आपको काइनेटिक एनर्जी है. अगर n मोल है तो n से यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. नेक्स्ट बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एमपीएस. इन तीनों का फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि इनके बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन अभी तक पूछे भी गए हैं. रेशियो के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला √3RT अपॉन कैपिटल M, और m को क्या पुट कर सकते हैं, मोलर मास क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. तो ये मोलर मास आपको मिल जाएगा.
आर अपॉन एन को क्या पुट कर सकते हैं के, तो क्या हो जाएगा √3kT अपॉन स्मॉल m। एवरेज स्पीड क्या होगा √8RT अपॉन पाई m, मोलर मास को स्मॉल m, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू Na, आर अपॉन एन क्या हो जाएगा k के बराबर, ठीक है। और एमपीएस √2RT अपॉन कैपिटल M, m को क्या स्मॉल एक मॉलिक्यूल का मास इनटू Na, आर अपॉन एन क्या हो जाएगा k के बराबर, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, URMS √3RT अपॉन कैपिटल M, U एवरेज √8RT अपॉन पाई m और UMPS √2RT अपॉन कैपिटल M। अगर यहाँ पे रेशियो की बात करें और वेलोसिटी की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे RT अपॉन M, RT अपॉन M, RT अपॉन M तो तीनों में कॉमन है, तो URMS, U एवरेज एंड UMPS ये क्या रेशियो होगा √3 इक्वल टू √8 अपॉन पाई इक्वल टू √2, ठीक है। तो यहाँ पे पाई क्या होता है 3.14 के लगभग, तो इसका जो ये वैल्यू मिलेगी वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी, √3 2 पॉइंट समथिंग एंड √2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो URMS का वैल्यू सबसे बड़ा होता है एंड U एवरेज एंड देन फिर UMPS, क्लियर। तो ये रिलेशन भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल ने हमें क्या बताया कि यहाँ पे अगर हम किसी गैसेस सैंपल की बात करें तो गैसेस सैंपल में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एक कॉमन स्पीड होती है जिसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल की जो स्पीड हो सकती है उसे हम क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इन्होंने यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया कि अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटी के साथ ड्रॉ करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है, राइट। तो ये परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये वेलोसिटी के साथ हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 मॉलिक्यूल के साथ हम ये 100 मॉलिक्यूल के लिए ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे वेरी नहीं होने वाला है। अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल मैक्सिमम मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा परसेंटेज ऐसी ये वाली स्पीड है, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल होते हैं या सॉरी मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड सिमिलर होती है वो वेलोसिटी क्या होती है UMPS, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैक्सिमम मॉलिक्यूल की स्पीड यही होगी, ठीक है। अब हमें पता है URMS, U एवरेज एंड UMPS, तो UMPS सबसे कम है, देन फिर U एवरेज एंड URMS। तो ये आपको एक तो हमने सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, MPS एवरेज और RMS, ये लगभग कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे मॉलिक्यूल फ्रैक्शन मॉलिक्यूल को वेलोसिटी के साथ ड्रॉ करते हैं तो ये बिल्कुल पूछा गया है और पूछे जाने वाली चीजें भी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये सपोज ये हमने ग्राफ T1 टेम्परेचर बढ़ा रखा है, तो अब इन्होंने क्या बोला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी कम थी उनका परसेंटेज क्या हो जाता है कम हो जाता है। कि सपोज अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल में से 20 मॉलिक्यूल ऐसे थे जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, 10 मीटर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कम वेलोसिटी मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सपोज 80 मीटर पर सेकंड तक भी है, तो 10 मीटर वाले क्या हो जाएंगे यहाँ पे कम वेलोसिटी वाली रेंज में आ जाएंगे। तो 20 मॉलिक्यूल ऐसे थे जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी कम था उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वहां पे उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो अगर एक T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है और एक ग्राफ सपोज T2 टेम्परेचर पर है, तो हम क्या बोलेंगे कि सपोज यहाँ पे कोई वेलोसिटी है, सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर हमने क्या किया टेम्परेचर बढ़ाया, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो T1 यानी लोअर टेम्परेचर पे इतने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, बट T2 मॉलिक्यूल पे केवल इतने से ही मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, यानी मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी कम थी उनका परसेंटेज क्या हो गया और कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम हायर वेलोसिटी साइड लेते हैं, सपोज ये 80 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी है, तो लोअर टेम्परेचर पे इन मॉलिक्यूल 80 मीटर पर सेकंड से कम परसेंटेज था मॉलिक्यूल का। T2 हायर टेम्परेचर पे परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी ज्यादा उनका परसेंटेज क्या हो गया है इंक्रीज
हो गया है। तो स्टेटमेंट क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी कम होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका परसेंटेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी ज्यादा होता है उनका परसेंटेज हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, हायर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे, तो एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे सेम रहने वाला है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे किसी भी वेलोसिटी की बात करें, सपोज हम यूआरएमएस की बात करें, यूआरएमएस क्या होता है, √3RT अपॉन कैपिटल M, तो यहाँ पे यूआरएमएस किसके, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मोलर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनके बेसिस पर भी आपको रेशियो के बेसिस पर भी क्वेश्चन बनते हैं या मोलर मास के बेसिस पर भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट एसटीपी फॉर द गैस H2N2 O2 एंड HBr आर इन द ऑर्डर। तो यहाँ पे आरएमएस का ऑर्डर आपको बताना है। तो यूआरएमएस अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डेफिनेटली ऑर्डर बता पाएंगे। यूआरएमएस क्या होगा, √3RT अपॉन कैपिटल M। तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका यूआरएमएस क्या होगा, कम होगा। तो मोलर मास आप देख लीजिए कौन कौन सा, जैसे आपको H2 का मोलर मास कितना होगा, 2 होगा, N2 का मोलर मास कितना होगा, 28 होगा। नेक्स्ट गिवन है O2 का मोलर मास कितना है, 32, और HBr का मोलर मास कितना होगा, ब्रोमीन का कितना होता है 80, तो ये कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा है उसका यूआरएमएस क्या होगा, सबसे कम। तो यूआरएमएस ऑफ HBr, देन फिर यूआरएमएस ऑफ O2, then फिर URMS of N2, then URMS of H2, right? Next given आपको the RMS velocity of certain gas is V at 300 Kelvin, the temperature at which the RMS velocity become double। तो आपने क्या कर दिया, RMS को डबल कर दिया है, तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा, URMS क्या होगा, टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल होगा। तो U1 अपॉन U2 क्या होगा, T1 अपॉन T2 के रूट के इक्वल होगा। तो यूआरएमएस को आपको क्या करना है, डबल करना है। तो U अपॉन 2U इक्वल टू 300 अपॉन T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे T2 क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स यानी 1200 केल्विन। तो अगर आप टेम्परेचर 1200 केल्विन कर देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट गिवन आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज x जूल्स एट -123 डिग्री सेल्सियस। Another sample of O2 at 27 degrees Celsius has the kinetic energy 2x. The latter sample contain number of molecule आपको बताने हैं। तो हमें पता है एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर बार या फिर लैम्डा t या फिर 3/2 kT के इक्वल एक मॉलिक्यूल का, पर मॉलिक्यूल। अगर n मॉलिक्यूल का निकालना है तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल कितना होगा, 3/2 kT इंटू जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज x जूल, राइट। तो n मॉलिक्यूल का कितना है, एक मॉलिक्यूल का कितना है, तो n मॉलिक्यूल का n इंटू ये जूल में हो जाएगा। ठीक है, अनदर सैंपल ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस है द काइनेटिक एनर्जी 2x। दूसरे सैंपल में कितना है, तो यहाँ पर एक का काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये x जूल है। ठीक है, तो अब 3/2 के ये T1 और N1 ले लेते हैं, ये T2 और N2 ले लेते हैं। किसके लिए, ये हमने लिया है किसके लिए, O2 के लिए, और अनदर सैंपल O2 ये कितना हो गया 2x जूल। द लेटर सैंपल कंटेन दोनों का रेशियो ले लो तो N1 N2 के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो 3/2 कैसे, 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। T1 कितना है -123, -123 मींस कितना हो गया 150 केल्विन। तो 150 इंटू N अपॉन T2 कितना है यहाँ पे 300 इंटू कितना है यहाँ पर N2 इक्वल टू x अपॉन 2x, राइट। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, ये 300 से 300 कैंसिल, तो N2 क्या हो जाएगा, n के बराबर। तो दूसरे सैंपल में भी कितने मॉलिक्यूल हैं, सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट गिवन आपको द टेम्परेचर एट व्हिच RMS वेलोसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल इज हाफ दैट ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। तो RMS वेलोसिटी में कंपेयर करना है दो डिफरेंट गैस के लिए। तो URMS क्या होगा, √3RT अपॉन कैपिटल M के इक्वल हो जाएगा। तो बोला है द टेम्परेचर एट व्हिच RMS वेलोसिटी ऑफ SO2 इज हाफ URMS ऑफ SO2 इज हाफ दैट ऑफ हीलियम, हीलियम की हाफ हो जाए, राइट। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको पूछा गया है, मोलर मास भी डिफरेंट होगा। तो URMS क्या होगा, √T अपॉन M के प्रोपोर्शनल। तो URMS ऑफ SO2 अपॉन URMS ऑफ हीलियम क्या होगा, रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ SO2
अपॉन मोलर मास ऑफ SO2 इनटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा। तो SO2 का क्या है, हीलियम का हाफ है, तो हीलियम का हाफ इनटू URMS ऑफ हीलियम इक्वल टू SO2 का टेम्परेचर कितना गिवन है, द टेम्परेचर एट विच RMS, तो इसका टेम्परेचर पूछा गया है, मोलर मास ऑफ SO2 कितना होता है 64 इनटू हीलियम का 4 अपॉन टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना है 300 केल्विन। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने टाइम 16 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर हटा दीजिए, रूट हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू T ऑफ SO2 अपॉन 16 इंटू 300, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना टाइम्स 4 टाइम्स, तो T ऑफ SO2 कितना हो जाएगा ये 1200 केल्विन। तो SO2 का टेम्परेचर अगर आप 1200 केल्विन करते हैं तो दोनों की RMS वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट गिवन आपको the average kinetic energy of ideal gas per molecule in SI made at 25 डिग्री सेल्सियस। तो पर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जस्ट हमने बात की हाफ mu² बार या लैम्डा टी या 3/2 kT के इक्वल। तो k का वैल्यू क्या होता है, k क्या होता है R अपॉन Na के बराबर, तो k को आप क्या पुट कर सकते हैं, R अपॉन Na पुट कर सकते हैं, तो कितना होगा 3/2 R अपॉन Na इंटू टी, तो 3/2 R का वैल्यू जूल में बताना है 8.31, टेम्परेचर कितना है 298 अपॉन Na कितना 6.02 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, द डेंसिटी ऑफ गैस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ B, द मोलिकुलर मास ऑफ A इज M, द मोलर मास ऑफ B। तो डेंसिटी का सिंपल रिलेशन है, डेंसिटी क्या होता है यहाँ पे PmW अपॉन RT, तो इस रिलेशन से आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि इसको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप इजीली कैलकुलेट कर दीजिएगा। बस यहाँ पे एक रिलेशन और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमने RMS वेलोसिटी निकाली है वो क्या होता है RT अपॉन M, इसको आप प्रेशर और डेंसिटी की टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी क्या होता है Pm अपॉन RT, तो RT अपॉन M को आप क्या पुट कर सकते हैं P अपॉन D भी पुट कर सकते हैं, तो ये RMS को आप क्या लिख सकते हो √3P अपॉन DB लिख सकते हो, तो यहाँ से भी आप RMS वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ऐसे ही RT अपॉन M को आप बाकी UMPS और एवरेज में भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम रियल गैस का रिवीजन। जो हमने आइडियल गैस में केटीजी में पोस्टुलेट किया था कि यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल बहुत टाइनी होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सभी आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा हमने बोला था कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, गैसेस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, तो वो बिल्कुल निराधार बातें थी, असत्य बातें थी। ठीक है, तो उसका रियलिटी से कोई वहां पर रिलेशन नहीं था, हम बोलते हैं आइडियल, आइडियल एक्चुअली कोई नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें वहां पर डिफेक्ट रहता है, कोई चीज आइडियल नहीं होती है, राइट। तो सभी यहाँ पे हम बात करेंगे रियल गैस की, तो वर्ड में कोई ऐसी गैस नहीं है जो आइडियल हो, सभी गैस क्या होती है रियल होती है। रियल होती है इसका मींस वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है। जी हाँ, यहाँ पर जो गैसेस होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता तो आप ही सोचिए कि क्या गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल होता है, नहीं होता। तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से गैस का बिहेवियर क्या होता है आइडियल से डेविएट हो जाता है, तो ऐसी गैस को हम क्या बोलते हैं रियल गैस, जो एक्चुअली होती है। ठीक है, अब आइडियल गैस का जो रियल गैस का आइडियल गैस से जो बिहेवियर है वो एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं Z, जो क्या होता है गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस का वॉल्यूम का रेशियो। गिवन गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम PVM अपॉन RT, V मींस मोलर वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि गैस आइडियल बिहेव कर रही है, रियल बिहेव कर रही है। अगर यहाँ पे इन दोनों गैस का वॉल्यूम बराबर मिल रहा है आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो यानी अगर Z का वैल्यू इक्वल टू 1 मिल रहा है तो मींस ये कैसा गैस होगा आइडियल गैस होगा। अगर Z इक्वल टू 1 नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा रियल गैस होगा, यानी नॉन आइडियल गैस होगा। अगर Z इक्वल टू 1 है तो मींस गैस कैसी है आइडियल गैस है, आइडियल गैस मींस नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन,
यहाँ पे इसको नो लिक्विफिकेशन, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको लिक्विफाई करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्शन नहीं होता, यहाँ पे इसको लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है। बट Z नॉट इक्वल टू 1 है तो इसका मींस वो रियल गैस है। तो अगर इक्वल टू 1 नहीं है तो यहाँ पे या तो लेस देन 1 होगा या Z ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। तो इस केस में दोनों गैस का वॉल्यूम आपस में क्या है, बराबर। अगर Z लेस देन 1 है तो इसका मींस जो गैस आपने ली है उसका वॉल्यूम आइडियल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम है तो इसका मींस गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम कम हो गया तो इसका मींस वो कंप्रेस हुई है, यानी उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट, राइट। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होता है, राइट। तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है तो यहाँ पे इसको लिक्विफाई करना इजी होगा, कंप्रेस करना इजी होगा, इजी टू कंप्रेस एंड इजी टू लिक्विफाई। लिक्विफाई करना इजी है, कंप्रेस करना इजी है अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 है। तो ऐसी गैस को आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं बिकॉज उनमें ऑलरेडी अट्रैक्शन प्रेजेंट है। अगर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मीन जो गैस आपने लिया है उसमें यहाँ पर आइडियल के रेस्पेक्ट में क्या है, रिपल्शन है, मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगा, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है तो यहाँ पे उसको लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होगा एंड कंप्रेस करना भी क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, राइट। तो अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 है तो मींस वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है और Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसमें रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का यहाँ पे प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो लो प्रेशर पे क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा तो गैसेस वॉल्यूम आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में कम होगा तो Z का वैल्यू आपको लेस देन मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां पे जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास आएंगे तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इसलिए कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम आइडियल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए Z का वैल्यू ग्रेटर देन आपको 1 मिलता है। ये आपने थ्योरेटिकल टॉपिक में बिल्कुल पढ़ा होगा जब आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ा है, राइट। तो लो प्रेशर पे Z का वैल्यू आपको लेस देन 1 मिलता है, हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलता है। ये बिल्कुल ध्यान रखें, लो प्रेशर पे Z का वैल्यू लेस देन 1, हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आइडियल गैस का और रियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करें तो सपोज ये दो गैस है तो इसमें आपको बताना है कौन सा आइडियल गैस है कौन सा रियल गैस है। तो हम क्या बोल रहे हैं, लो प्रेशर पर किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, यहाँ पर ये लो प्रेशर पे किसका, लो प्रेशर पे यहाँ पर किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा ये देखिएगा। तो लो प्रेशर पे यहाँ पे क्या होता है, Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है, इसका मीन आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। तो अगर मैं लो प्रेशर लूं तो दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे अगर मैं प्रेशर लो ले लेता हूं, लो प्रेशर में यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम कंपेयर कर दूं तो जिसका वॉल्यूम कम होगा वो क्या होगा, रियल गैस, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो कौन होगा, आइडियल गैस। तो ये गैस कौन होगा, रियल गैस, और ये कौन होगा, आइडियल गैस, ठीक है। मैं चाहूं तो हाई प्रेशर पे कंपेयर कर सकता हूं, हाई प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, यहाँ पर रियल गैस का। तो हाई प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा है, रियल गैस का, और किसका वॉल्यूम कम होगा, आइडियल गैस का। तो ये दोनों ग्राफ भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बिकॉज रियल गैस में यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है तो जैसा हम आइडियल गैस में सोचते थे कि कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, यहाँ पे जो कॉलिजन है वो फ्री मूवमेंट की वजह से हो रहा है, प्रेशर फ्री मूवमेंट की वजह से डेवलप हो रहा है, तो एक्चुअली वैसा होता नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्चुअली आइडियल गैस का प्रेशर हम कंसीडर करते हैं PV इक्वल टू nRT, वैसा प्रेशर हमें नहीं मिलता है। जो वॉल्यूम हम PV इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं वो वॉल्यूम हमें नहीं मिलता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम में यहाँ पर वेरिएशन मिलता है, यानी डेविएशन होता है। तो हमें यहाँ पे उसमें करेक्शन फैक्टर लगाने पड़ते हैं, प्रेशर में करेक्शन करना पड़ता है और वॉल्यूम में भी हमें करेक्शन करना पड़ता है। तो हम करेक्शन फैक्टर लगाने के बाद रियल गैस के लिए हम एक इक्वेशन डेराइव करते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉन डर वाल इक्वेशन। वो क्या होता है, P + n² / V2 × V - Nb = nRT। यहाँ पर जो है वो जो स्मॉल a है वो क्या है, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। तो P करेक्शन किसके बराबर, an² / V² के बराबर होता है, ये कांस्टेंट होता है। अगर हम a की यूनिट की बात करें तो a का यूनिट क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, P × V² a²। तो P क्या है, प्रेशर है, इसको अगर हम यूनिट एटीएम में लेते हैं, वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं और n को मोल लेते हैं तो ये इस a का यूनिट क्या होता है,
atm लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, और बी क्या है यहाँ पे, इसको प्रेशर करेक्शन फैक्टर या अट्रैक्टिव फोर्स के रिलेटेड भी मान सकते हैं, और बी क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, राइट। तो V करेक्शन किसके बराबर, NB के बराबर होता है, तो B का यूनिट क्या होगा, लीटर पर मोल, राइट। जो B का यूनिट होता है वो क्या होता है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू NA, ये आपने मेन टॉपिक में पढ़ा होगा। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंटू Na, तो ये क्या होगा 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंटू 4, तो B का वैल्यू क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल गैस नहीं 1 मोल मॉलिक्यूल्स, राइट। अब आप पूछेंगे गैस के वॉल्यूम और मॉलिक्यूल के वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होगा। गैस के वॉल्यूम में यहाँ पे आपको जो फ्री स्पेस होता है उसको भी कंसीडर करते हैं, जब आप केवल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करें तो कोई फ्री स्पेस कंसीडर नहीं किया जाता। गैस को पूरा कंप्रेस कर दो, 1 मोल को कंप्रेस करने पे जो वॉल्यूम मिलेगा वही क्या होगा वहां पे B का वैल्यू हो जाएगा, राइट। 4 इंटू दिस वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू क्या है 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। अगर 4/3 पाई क्यूब की बात करें तो क्या है 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएशन ऑफ वंडरवॉल गैस की बात करेंगे। अगर आप प्रेशर को वेरी करते हैं तो हमने क्या बोला, लो प्रेशर पे Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है, हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू मोर देन 1 होता है। तो अगर लो प्रेशर है तो Z का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो पर क्या होगा, अगर हाई प्रेशर तो Z का वैल्यू मोर देन 1 होगा, लेकिन क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। तो लो प्रेशर पे हम बात करें तो लो प्रेशर पे क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होता है, A डोमिनेट होता है। तो हम अगर वंडरवॉल इक्वेशन की बात करें P प्लस n² / V² इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT, अगर हम n को यहाँ पर 1 पुट कर दें तो P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इक्वल टू RT बन जाएगा। तो एट लो प्रेशर हम क्या बोलेंगे, एट लो प्रेशर A डोमिनेंट होगा, तो B क्या होगा यहाँ पे नेग्लिजिबल, B क्या होता है नेग्लिजिबल होता है। तो हम B को यहाँ पे B को क्या करेंगे, लो प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का बहुत ज्यादा होगा, तो उस बहुत ज्यादा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में V क्या होगा यहाँ पे जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है वो, तो कंटेनर का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा बहुत नेग्लिजिबल होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो हम V के रेस्पेक्ट में B को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो V माइनस B में से B को नेग्लेक्ट किया तो क्या बचा V, तो क्या बचा P प्लस A/V² इंटू V इक्वल टू RT, तो क्या हो जाएगा PV प्लस A/V इक्वल टू RT, राइट। RT से बहुत से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा यहाँ पे PV अपॉन RT प्लस A/V RT इक्वल टू 1, तो Z क्या होगा यहाँ पे PV अपॉन RT इक्वल टू 1 माइनस A/V RT। तो ये क्या हो जाएगा लो प्रेशर पे Z का वैल्यू, हमने क्या बोला था लो प्रेशर पे Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है, तो 1 में से कुछ वैल्यू कम हो रही तो लेस देन 1 हो गया, ठीक है। वैसे भी अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती तो आप इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं, बट ये पता होना चाहिए कि लो प्रेशर पे Z का वैल्यू लेस देन 1, हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू मोर देन 1, ठीक है। लो प्रेशर पे Z का वैल्यू लेस देन 1 यानी 1 में से कुछ कम होगा, तो यहाँ पे इधर का जो प्लस का वैल्यू होगा वो उधर जाके माइनस करना है, तो यहाँ पे आप प्लस वाला वैल्यू रखिएगा, माइनस को नेगलेक्ट कर दीजिएगा। अब एट हाई प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर पे क्या होगा यहाँ पे रिपल्सिव डोमिनेंट होंगे तो A नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू क्या बताया था मोर देन 1, तो मोर देन 1 यानी उधर 1 में जाके कुछ ऐड करना है, तो इधर जो माइनस में होगा वो उधर जाके ऐड होगा, यानी इसको रखना है इसको नेग्लेक्ट करना है। एट हाई प्रेशर A नेग्लिजिबल यानी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो P प्लस A/V² में से आप A/V² को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा P इंटू V माइनस V इक्वल टू RT, यानी PV माइनस PV इक्वल टू RT से बहुत सारे डिवाइड कीजिए, PV अपॉन RT माइनस PV अपॉन RT इक्वल टू 1, तो Z क्या हो जाएगा Z मींस PV अपॉन RT 1 माइनस PV अपॉन RT के इक्वल, राइट। तो ये आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मिल जाएगा 1 माइनस PV अपॉन RT, तो लो प्रेशर पे Z का वैल्यू 1 प्लस PV अपॉन RT, तो लो प्रेशर पे Z का वैल्यू लेस देन 1 और हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू आपको मोर देन
1 मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आइडियल बिहेवियर कंसीडर करना चाहें तो आइडियल बिहेवियर क्या होगा, आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस में कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होना चाहिए, यानी गैसेस मॉलिक्यूल को दूर दूर कर दो, राइट। तो अगर दूर दूर करना हो तो क्या करेंगे, प्रेशर कम कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर क्या होता है, सॉरी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर क्या होगा, आइडियल बिहेवियर कंडीशन होगी। तो गैस को आइडियली बिहेव करने के लिए आपको प्रेशर लो रखना पड़ेगा और टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनके बीच में आपस में कोई वन डबल फोर्स नहीं लगता है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहता है। तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगभग 0 हो जाएगा। तो P + A/V² इनटू V - V क्या होगा, RT के बराबर। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, A/V² 0 हो गया, तो P × V - V क्या होगा, RT के इक्वल होगा। तो PV - PV = RT, RT से बोथ साइड डिवाइड कीजिए, PV/RT - PV/RT = 1, तो Z क्या होगा 1 + PV/RT। तो अगर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बात करें Z का वैल्यू क्या होगा 1 + PV/RT। अच्छा ये वाला ग्राफ भी देख लीजिए, Z क्या होगा यहाँ पे 1 होता है, लो प्रेशर पे Z का वैल्यू लेस देन 1, हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या होता है, यहाँ पर Z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, कोई प्रेशर डिपेंडेंसी नहीं होती है। अगर प्रेशर 0 भी हो गया तो 1 तो होगा ही, अगर प्रेशर 0 हो गया तो 1 तो होगा ही, प्रेशर अगर 0 नहीं है तो 1 से ज्यादा होगा। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर सभी कंडीशन में यहाँ पे Z का वैल्यू क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्रेटर देन 1 ही होता है। अगर हमें डिफरेंट गैस की कंप्रेसिबिलिटी को कंपेयर करना हो तो हम किसके बेसिस पे बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पर। तो जिन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, जिन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, वहां पे गैस का मींस कंप्रेशन बहुत इजी हो सकता है, गैस का लिक्विफिकेशन बहुत इजी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें आते हैं कि ये 4 गैस दे रखी है, बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी। तो जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा होंगे उसमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे, कौन कौन से अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, वन डबल फोर्स, डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके बेसिस पे आप यहाँ पे गैस की कंप्रेसिबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैस। तो हम यहाँ पे क्या चीज पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आती है वही बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और बॉयल्स टेम्परेचर की। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जहां तक आप रियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उससे उस टेम्परेचर के ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगा दीजिए आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 8A/27 RB। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर लगाया जाए और क्रिटिकल टेम्परेचर पे और जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम होता है, वही क्या होता है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है A/27 B² और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है 3B के बराबर। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। अगर हम बॉयल्स टेम्परेचर की बात करें TB, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है A/RB के बराबर, राइट। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करती है, वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करती है। तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, A पर। तो जिसके अट्रैक्टिव जिन गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पर बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर 8/27 TB, राइट। यानी बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होता है। हम क्या करें कि यहाँ पर गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, तो वहां पे गैस का बिहेवियर क्या हो जाएगा, आइडियल बिहेवियर हो जाएगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, सॉरी बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होता है। बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करती है, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जहां पर जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे कितना ही प्रेशर लगा दें, इस टेम्परेचर तक आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रियल गैस आइडियल गैस का कुछ छोटा सा रिवीजन था, इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। ज्यादा रियल गैस में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इतना ही टॉपिक यहाँ पर पूछा जाता है। वैसे भी जो आपको मेन लेक्चर में पढ़ाया गया है उसका बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो डेफिनेटली आपको रियल गैस समझ में आएगा। ठीक है, आज तक के इतना ही काफी है। नमस्कार।